हेलो, वेलकम टू सर्जन इंस्टीट्यूट। पिछले क्लासेस में हमने देखा था एटमिक मॉडल के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, थॉमसन मॉडल के बारे में हमने जाना। आज हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एक तरीके से एक डेवलपमेंट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। बहुत सारी चीज़ें जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में अनएक्सप्लेन रह जाती हैं और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में एक्सप्लेन हो जाती हैं। लेकिन आगे हम लोग ये जानेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आल्सो। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड 20th सेंचुरी के पहले डिकेड से ही इस क्वेश्चन पर सोच रहे थे कि जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है उसमें जो लिमिटेशंस है उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। क्या एक नया एटमिक मॉडल दिया जा सकता है जो उस समय जो नए ऑब्जर्वेशंस आए थे उनको आंसर कर सके, और जो लिमिटेशंस है थॉमसन मॉडल की उसको दूर किया जा सके। तो रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स हांस गाइगर और आर्न्स्ट मर्स्टन रदरफोर्ड and his students Ernst Marston and Hans Geiger conducted an experiment which is known as alpha particle scattering experiment। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो हम सब जानते हैं हीलियम का एक एटम, इसमें होता है न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और एकमात्र जो उसके पास ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज आवर हीलियम एटम। अगर ये डबली आयनाइज हो जाए, यानी कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी तरीके से हटा सके, निकाल सके एटम से, तो हमें मिलेगा डबली आयनाइज हीलियम एटम। इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो उनका आइडिया बहुत ही सिंपल था। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि गोल्ड हाईली मैलिएबल है, यानी कि उसकी आप बहुत पतली परतें बना सकते हैं। इट कैन बी बीटन इनटू वेरी वेरी थिन शीट्स। तो ये आइडिया ही यूज़ किया अर्न्स्ट रदरफोर्ड उनके स्टूडेंट्स ने। उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया और उसे काफ़ी पतला बनाया, तकरीबन 100 नैनोमीटर के आसपास। In this experiment, a very thin gold foil was taken, about the size, about the thickness of approximately
100 नैनोमीटर्स। फिर उसके बाद एक सेटअप उन्होंने बनाया। दिस गोल्ड फॉयल वॉज सराउंडेड बाय अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो गोल्ड फॉयल था बहुत थिन, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर या कहें सेमी सर्कुलर एक शीट रखी गई जिंक सल्फाइड की। इट वॉज सराउंडेड बाय a zinc sulfide, a circular zinc sulfide screen और इसका जो ऑपरेटिंग पार्ट था, उस गोल्ड फॉयल के ठीक सामने एक अरेंजमेंट बनाया गया जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते थे। एक किस्म से एक अल्फा पार्टिकल गन जो अल्फा पार्टिकल शूट कर रही थी, बॉम्बार्ड कर रही थी उस बहुत थिन गोल्ड फॉयल पे। An arrangement was made consisting of an alpha particle source was also kept in front of the gold foil. फिर जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो अब उस बहुत थिन गोल्ड फॉइल को हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल से, तो ऑब्वियसली अभी हम जानते हैं, उस वक्त भी आइडिया था कि एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, तो गोल्ड फॉइल में भी बहुत सारे एटम्स होंगे। तो वो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनका एटम के साथ कैसा इंटरैक्शन होगा, इसके सहारे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल डबली आयनाइज हीलियम एटम ही है, यानी एक तरीके से वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली अगर वो किसी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के आसपास आएगा तो रिपेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक आइडिया था जो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने यूज़ किया। अगर उस एक्सपेरिमेंट का हम सेटअप देखें तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। खैर, ये है हमारा गोल्ड फॉइल, ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये है हमारा अल्फा पार्टिकल सोर्स, और ये एक लेड शीट जिसमें एक होल है बीच में।
जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को इस होल से गुजरने दिया गया और ये सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड शीट से एक तरीके से टकराएं, इस गोल्ड शीट पे बॉम्बार्ड हुए और उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में रिपेल हुए। कुछ बहुत ज़्यादा तो रिपेल हुए ही नहीं, वो स्ट्रेट थ्रू चले गए। कुछ पार्टिकल्स रिपेल हुए। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे इस एक्सपेरिमेंट्स के। हम कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि अगर हमारा गोल्ड फॉइल बहुत पतला तो उसमें बहुत सारे एटम जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं। और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है जो मैं अलग अलग एरो बना रहा हूँ। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू चले जा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू चले जा रहे हैं। बिना किसी भी डेविएशन के। एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो कि थोड़ा बहुत डेविएशन फेस करता है अलग अलग एंगल्स पे। ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, इसका जो रोल है, जब पार्टिकल डेविएट होंगे रिपल्शन के कारण, तो ये अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे कहीं कहीं जाके टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो सिंटिलेशंस बनेंगे, निशान बनेंगे। तो इसके ज़रिए अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितने डिग्री से ये डेविएट हुए हैं। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन का ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है इस एक्सपेरिमेंट में। कहा जाता है कि रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 1 in 20,000 पार्टिकल्स, यानी कि 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री, यानी जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, यानी 180 डिग्री की एंगल से डेविएट हुआ, उसी डायरेक्शन के अपोजिट में वापस आ गया। तो ये क्यों हुआ, इसको लेकर बाद में फिर अपने ऑब्जर्वेशंस को सही तरीके से एनालाइज करते हुए रदरफोर्ड न्यूक्लियस का कंसेप्ट दे पाए। तो उनके द्वारा किए गए हम ऑब्जर्वेशंस को पहले लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस तो उनका पहला ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed through undeviated, passed through the gold foil, through the thin gold foil, undeviated. No deflection was observed. A small fraction of the alpha particles were deflected at certain angles. Only
1 in 20,000 alpha particles face a deflection of 180 degrees. Only 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल, यानी कि 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल उसी रास्ते पे लौट आया जिस रास्ते के अपोजिट डायरेक्शन में वो गोल्ड फॉल से टकराने जा रहा था. ओनली 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक by an angle of 180 degrees. अब इन ऑब्जर्वेशन के लिहाज से कोशिश ये की रदरफोर्ड की कि एटम का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल, थॉमसन मॉडल से बेहतर मॉडल प्रिस्क्राइब किया जाए, प्रपोज किया जाए. तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन Rutherford concluded that पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर एटम से थ्रू होके चला जा रहा है अनडिविएटेड, यानी कि एटम में ज़्यादातर जो जगह है वो खाली है, एटम ऑलमोस्ट वैकेंट में ज़्यादातर स्पेस वैकेंट है. मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज वैकेंट. दूसरा, अनलाइक थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उनकी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज वो स्प्रेड आउट है पूरे एटम में, लेकिन अनलाइक थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ऐसा रियल में होता ही नहीं है. न्यूक्लियस चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ख़ास जगह पे एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड है, मौजूद है सिर्फ एक ही जगह पे, जिसको वो न्यूक्लियस कहते हैं. रदरफोर्ड. Unlike Thomson's model, of atom, positive charge is not spread out throughout the atom, rather it is concentrated at one particular place at the center of the atom, which was called the nucleus. Which was called the nucleus. अब रदरफोर्ड ने कैलकुलेशंस भी किए थे. उन कैलकुलेशन के डिटेल्स में हम लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, इस लेवल पे नहीं जा सकते हैं, बट उन कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को हम लोग देख सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं. वो एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा क्वांटिटिवली किया गया था
कि उन्होंने एटम का साइज़ और न्यूक्लियस का साइज़, एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट किया था। द साइज ऑफ द एटम is about 10 raised to minus 10 meters, while the size of the nucleus is of about 10 raised to minus 15 meter. आप यहाँ से इन दो नंबर से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना छोटा, अगर इसको हम लोग अपने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इसका एनालॉजी लें तो कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई ग्राउंड हो, सर्कुलर ग्राउंड जो कि 5 किलोमीटर का हो, उसके सेंटर पे अगर कोई टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल रख दी जाए तो वो न्यूक्लियस और एटम का रेशियो होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि एटम के अंदर फिर कितना वास्ट वैकेंट स्पेस है कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअल में इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। The electrons, मतलब जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एक्चुअली, are revolving around the positively charged nucleus in fixed orbit. Very similar to the model of our solar system. क्योंकि सोलर सिस्टम में सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ भी सारे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, मतलब ऑलमोस्ट कुछ प्लैनेट्स का ऑर्बिट तो सर्कुलर ही हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। वेरी सिमिलर, विच was very similar to the heliocentric solar system model. दोनों में एक समानता भी है, जैसे उनकी एनालॉजी इस तरीके से है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और उसी तरह से हमारे सूरज और अन्य प्लैनेट्स के बीच में भी, अदर प्लैनेट्स के बीच में भी एक ग्रेविटेशन अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक वैसे ही सूरज के इर्द गिर्द ग्रह भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक एनालॉजी बैठती है और काफ़ी सिमिलर है हेलियोसेंट्रिक सिस्टम सोलर सिस्टम मॉडल से। खैर, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। रदरफोर्ड के हिसाब से
पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर होगा एटम का, और इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इस मॉडल्स की लिमिटेशन क्या है। Limitations of Rutherford's model of atom. तो इसके लिए हमें 19th सेंचुरी में एक जो कहें तो बहुत पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी थी उसकी ओर जाना पड़ेगा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये डिस्कवर किया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि उसकी जो अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। Rutherford proposed the idea of fixed orbit. So, electron revolving around the nucleus shall always follow this fixed orbit, these fixed orbits. But in the 19th century, Maxwell has shown that a charge under accelerated motion would emit energy तो इसे कुछ इस तरीके से देखा जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है तो हम ये जानते हैं कि सर्कुलर मोशन, मतलब फिजिक्स से जानते हैं कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो तो ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज ऑलवेज चेंजिंग, सो इवेंचुअली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो चेंजिंग एंड such motion would be considered to be accelerated motion। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पार्टिकल जा रहा है इस पाथ के अलॉन्ग, वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस मोशन को हमें
कैसा ट्रीट करना चाहिए? एक्सेलरेटेड मोशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। As we can easily see that a particle moving along circular path executes accelerated motion or itself is in accelerated motion is actually constituting accelerated motion. तो इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो ये हमेशा हर इंस्टेंस पे एनर्जी लूज करता जाएगा, क्योंकि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से यही हो सकता है। तो इस तरीके से होगा ये कि इसका रेडियस हमेशा डिक्रीज करता जाएगा और देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉन वुड इटसेल्फ कोलाइड इनटू द न्यूक्लियस। यानी जो एटम की स्टेबिलिटी है वो ये डिफाइन नहीं कर पाता। दिस वुड मीन that the electron orbiting the nucleus in fixed orbit orbiting the nucleus in fixed orbits will keep on emitting energy and its distance from the nucleus will also keep on decreasing. Will also keep on decreasing. This would result in a collision, जो कि होता ही नहीं है। मतलब ये रदरफोर्ड मॉडल का एक बड़ा ड्रॉबैक है। Hence a time would come when the electron would collide or fell into the nucleus. This is highly unlikely, this is impossible to occur. This cannot occur. So, Rutherford's model
Rutherford's model of atom fails to account for the stability of an atom. खैर, तो इसके बाद ये ज़रूरत पड़ी कि इसको और रिफ़ाइन किया जाए, मतलब ऑर्बिट्स के कंसेप्ट को लेकर, फिक्स्ड ऑर्बिट के कंसेप्ट को लेकर काफ़ी समस्याएं थी, जो इस पूरी बात में नज़र भी आता है। तो इसको दूर कैसे किया जाए, तो उसी वक्त कुछ और फिनोमेना भी डिस्कवर हो रहे थे। लोग लाइट, खासकर लाइट के प्रति, लाइट के अलग अलग एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैटर के साथ कैसा इंटरैक्शन है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद काफ़ी नई चीज़ें, मतलब आप ये कहते हैं कि 1900 AD, 1900 से लेकर 1930 तक फिज़िक्स में और न्यूक्लियर फिज़िक्स में ख़ासकर बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हुई, बहुत सारी नई सूचनाएँ आई, नए इन्फॉर्मेशंस आई, नई थियरीज़ आई, जिससे हम लोग एटम का एक बेहतर मॉडल जो कि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता हो, उस तक हम लोग पहुंच पाएँ। तो आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा हम पार्टिकल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या उसको और रिफ़ाइन किया जा सकता है। डुअल थियरी ऑफ मैटर के बारे में जानने, डुअल थियरी ऑफ वेव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो और उसके आधार पे इसके एटम के एक बेहतर मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।